आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस में अब राहुल दौर का आगाज होने जा रहा है। राहुल गांधी के कांग्रेस सदर के तौर पर पर्चा नामजदगी के बाद अब राहुल दौर की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी की नामजदगी को लेकर आवाजें भी उठ रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ पार्टी बीजेपी ने राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सदर ओहदे पर नेहरू खानदान का कब्जा बरकरार है। तो सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी की ताजपोशी गांधी खानदान की अक्कासी है। आज इसी पूरे इश्यू पर हम बात करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। कांग्रेस में खानदानी सियासत पर हमला, मुगल बादशाहों से राहुल का मुवाजना। क्या राहुल की ताजपोशी कांग्रेस खानदान की अक्कासी है? कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पार्टी सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर पार्टी लीडरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस ओहदे के लिए सिर्फ राहुल गांधी ने ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। कल पार्टी सदर के तौर पर राहुल के नाम पर मोहर लग जाएगी और इसी के साथ राहुल गांधी खानदान के छठे कांग्रेस के सदर होंगे। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किए राहुल जी के लिए, उनका नाम प्रपोज करके, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सोच समझकर निर्णय करती है और ये फैसला हमने लगभग 4 साल पहले जयपुर में कर दिया था, जब हमने उनको उपाध्यक्ष चुना था। और आज ये सबसे बड़ा कदम है कि राहुल जी ये जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गुजरात के धरमपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदउनवानी मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं और इनको कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि कुंबा है। कांग्रेस પાસે કશું બચ્યું છે? અરે જામીન પર છૂટ્યો હોય તો એને કોઈ જિલ્લાનો પ્રમુખ બનાવતા વખતે 70 વાર વિચાર કરે। આ લોકો જામીન પર છૂટેલાને દેશનો અધ્યક્ષ બનાવવા માંગે છે, એનો અર્થ કે હવે કોંગ્રેસમાં કયું કલ્ચર પનપવાનું છે। राहुल गांधी की पार्टी सदारत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने पर शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि ये पार्टी का सदर का इलेक्शन नहीं बल्कि राहुल की ताजपोशी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदारती इलेक्शन नहीं बल्कि सदर का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा है, इसको आप नामांकन और चुनावी प्रक्रिया मत कहिए, या अगर आप चुटकुला सुना रहे तो कहिए, इसको सही मायनों में आप ताजपोशी कहिए। और जो दरबारी डीलर इस डायनेस्टिक लीडर के वहाँ खड़े थे, उनको ताज लेकर खड़ा रहना चाहिए था। चलो कुछ नेताओं ने तो ईमानदारी दिखाया। आनंद शर्मा ने कहा 4 साल पहले ही तय हो गया था। कोई शहजाद भी शहजादा को चुनौती दे सकता है और ये पहले ही कह रहे कि हमारा तय हो गया, राहुल जी बधाई हो, राहुल जी जिंदाबाद, महाराज की जय हो। तो मुझे लगता है इसी से साबित हो गया कि जो मैं कह रहा था सच है। और कितने सबूत दे दूं? आधार कार्ड छोड़ के सब दे दिया मैंने आपको। कांग्रेस में पार्टी सदर के ओहदे पर राहुल की ताजपोशी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में सदर का ओहदा नेहरू खानदान की विरासत है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने आज नोटिफिकेशन फाइल कर दिया है, पर्चा नामजदगी दाखिल कर दी है और यह तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले सदर होंगे पार्टी के। अभी तक सोनिया गांधी पार्टी की सदर थी और अब सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी के दौर का आगाज होने जा रहा है। हालांकि पार्टी के अंदर से ही राहुल गांधी की सदारत की जो उम्मीदवारी है उसे लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस उम्मीदवारी पर सवाल खड़े हुए, कांग्रेस के अंदर से ही कई तरह की आवाजें उठी और उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक तरह से अब ये एक जबानी जंग भी शुरू हो गई है,
जिस पर कांग्रेस के कुछ लीडरों ने कहा कि मुगल जो बादशाह होते थे तो उनके बच्चे और उनके जो बेटे होते थे वही आगे चलकर बादशाह हुआ करते थे, जिस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीखा वार किया और उन्होंने कहा कि हमें मुगल बादशाहत नहीं चाहिए, या कांग्रेस जो है मुगलों के रास्ते पर एक तरह से चल रही है। तो जबानी जंग भी इस पूरे मामले पर तेज हो गई है। राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी का कांग्रेस का सदर बनना एक तरह से तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ आदिल सिंह बोपाराय जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वकमल दत्ता जी हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट खालिद अनवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी लीडर मोहम्मद अब्बास भी हमारे साथ लखनऊ से, मेरठ से माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। अपने तमाम गेस्ट का और पैनलिस्ट का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, या यूं कहें कि आदिल सिंह बोपाराय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आदिल जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, मुझे जहां तक आवाज मिल रही है। मनीष शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि कांग्रेस में जिस तरह से राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने की जो प्रक्रिया है, जो एक कार्रवाई है, वो शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी का तकरीबन प्रेसिडेंट पार्टी का बनना तय माना जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई को कैसे आप देखते हैं? मनीष शुक्ला जी। देखिए, श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, कोई ये आश्चर्यजनक घटना नहीं है कांग्रेस के इतिहास के अनुसार। ये तो पूरा देश जानता है कि सोनिया जी के बाद राहुल जी ठीक उसी तरह से अध्यक्ष बनेंगे जैसे राजीव गांधी जी के बाद सोनिया जी का तय था, जैसे राजीव गांधी के पहले इंदिरा जी के बाद राजीव जी का तय था, जैसे पंडित नेहरू जी के बाद इंदिरा जी का तय था। 8 बार नेहरू जी अध्यक्ष रहे, 4 बार इंदिरा जी अध्यक्ष रही, 19 साल सोनिया जी अध्यक्ष रहे, राजीव जी 10 साल अध्यक्ष रहे। तो कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का ढोल बजाया जाता है और ताजपोशी होती है, चुनाव नहीं होता वहां। रही बात, और उसको और अच्छे तरीके से श्री मणिशंकर अय्यर जी ने बता दिया कि जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो उसी परंपरा के अनुसार कांग्रेस की ताजपोशी हो रही है। और रही कौन उनके यहां अध्यक्ष होगा, उनका आंतरिक मामला है। वो अगर इसी तरह से राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं तो बनाए। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर अपनी पीढ़ी से ही, जैसा कि मनमोहन सिंह ने कहा कि ये जनरेशन चेंज है, एक तरह से नई पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है मनीष शुक्ला जी? नहीं, बुराई कुछ नहीं है। हमने तो इसलिए कहा कि ये डिबेट इस इशू पे हो रही है कि राहुल जी अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो कांग्रेस की परंपरा के अनुसार है कि वंशवाद के अनुसार वहां बनना है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, मुगल काल में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का उदाहरण स्वयं मणिशंकर अय्यर ने दिया है। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। राहुल जी बनने वाले। राहुल जी के बाद देखिए कि यक्ष प्रश्न आने वाला है कि राहुल जी के बाद कौन बनेगा, तो एक यक्ष प्रश्न इसके बाद तो आने वाला है। लेकिन इसके पहले तो ये पटकथा लिखी जा चुकी थी। और अभी आनंद शर्मा जी की बाइट आप स्वयं दिखा रहे थे, उन्होंने कहा हमने 4 साल पहले ही तय कर लिया था। तो कुल मिला के ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो ढोंग रच रही है, ये गलत है। बाकी जिसको बनाना चाहे उसको बनाए। ठीक। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आदिल सिंह बोपाराय जी भी जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है आदिल सिंह जी। शुरुआत आपसे ही करनी थी, लेकिन थोड़ा सा आप लेट हो गए। राहुल गांधी की ताजपोशी क्या शुरू हुई आदिल जी, की एक तरह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, चेमेगोइयां हो रही हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए अबू भाई, भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सपोर्टर हैं ये बौखला गए हैं। राहुल जी की लोकप्रियता को देख के, जो गुजरात में हमें इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जो उनकी हार सामने दिख रही है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता सारे बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करती है। मेरा अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से एक सवाल है, ये कृपया करके बताएं कि वसुंधरा राजे जी और दुष्यंत सिंह क्या है, राजनाथ सिंह साहब और पंकज सिंह क्या हैं, सर्वेश्वर वर्मा और परवेश वर्मा क्या हैं, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, बादल, सईद कश्मीर के, ठाकरे,
ये क्या हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब क्या हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह साहब और उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह जी क्या हैं। सो भारतीय जनता पार्टी को अपने पे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि जो वो बड़े बड़े बातें करते हैं, ढोंग करते हैं देश के आगे, उन्हें पहले अपना गिरबान में देखना चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, लोगों के मुद्दे उठाए हैं, पब्लिक के मुद्दे उठाए हैं, आम आदमी का मुद्दा उठाया है, किसानी का ले लीजिए, जो हमारे पाटीदार भाइयों पे अत्याचार हुआ है गुजरात में उसका ले लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसका मुद्दा ले लीजिए, शिक्षा का मुद्दा ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी उन सारे विषयों पे कोई टिप्पणी नहीं करती और इधर उधर की बात करती है। अब मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई से सिर्फ एक सवाल है, आज गुजरात की जनता और देश की जनता के पास सिर्फ एक सवाल है कि ये बताइए जी, ये कौन सा बिजनेस फॉर्मूला है जहां जय भाई शाह के 50,000 80 करोड़ रुपए बन जाते हैं 10 महीनों में। बिकॉज सारे नौजवान ये जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आप हमें भी बता दीजिए, हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। ये मेरा कृपया ये सवाल आप इनसे इसका प्रश्न ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। नहीं आदिल सिंह जी, जो इशू है कि वंशवाद जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने भी बहुत बयान दिए थे कि वंशवाद का खात्मा होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक तरह से वही सिलसिला नजर आ रहा है। भाई साहब इलेक्शन हुई है, अबू जी इलेक्शन हुई है, जिसको भी अपने नॉमिनेशन डालने थे उनको बिल्कुल खुली, मतलब उनको आमंत्रण था कि आप आके अपना इलेक्शन नॉमिनेशन डालिए और इलेक्शन लड़िए। अच्छा, पर ये तो राहुल जी और की लोकप्रियता है कि कांग्रेस पार्टी के सारे डेलीगेट, पूरी पार्टी रैंक एंड फाइल का पूरा विश्वास है राहुल जी पे। आप ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए इनका कौन सा प्रोसेस है, इनका तो नॉमिनेशन प्रोसेस है, नागपुर नॉमिनेट करते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं। ये अपने प्रोसेस के बारे तो बताएं थोड़ा। हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डेलीगेट्स होते हैं, बीजेपी का क्या होता है? ठीक है मनीष शुक्ला जी, आप सवाल जल्दी से जवाब दे दीजिए कि अमित शाह साहब का कौन सा प्रोसेस था? कोई रिटर्निंग ऑफिसर था, ठीक है, कोई डेलीगेट था? हो गया आदिल सिंह जी। मनीष जी आप इस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए क्योंकि कई बार वो सवाल कर चुके हैं आपसे। अबू जी इन्होंने दो सवाल पूछा, एक पूछा कि जय शाह का, तो एक तो प्रॉफिट और टर्नओवर का अंतर शायद हमारे मित्र जानते हो नहीं जानते हो। टर्नओवर और प्रॉफिट में अंतर है। प्रॉफिट का जो मैकेनिज्म है वो आपके रॉबर्ट वाड्रा साहब बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते। जैसा का टर्नओवर बढ़ा था तो प्रॉफिट सीखना हो तो रॉबर्ट वाड्रा के कंपनी से सीख लीजिए। टर्नओवर का फॉर्मूला ही बता दीजिए। वंशवाद उसको कहते हैं कि देश को पता होता है। देखिए सवाल पूछा था, जवाब ले लीजिए, दूसरा भी जवाब लीजिए। वंशवाद उसको कहता है कि पंडित नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल गांधी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद दीनदयाल जी होंगे, कोई नहीं जानता था। दीनदयाल जी के बाद कौन होगा, कोई नहीं जानता था। अमित शाह जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा, कोई नहीं जानता था। राजनाथ जी के बाद अमित शाह बनेंगे, ये कोई नहीं जानता था। नितिन गडकरी जी के बाद राजनाथ जी बनेंगे, ये कोई नहीं जानता था। तो जला कृष्णमूर्ति के बाद कौन बनेगा, कुशाभाऊ ठाकरे जी के बाद कौन बनेगा, किस जाति और किस धर्म से आते हैं, इसका कोई देश का नागरिक नहीं जानता था। सभी काम करके अपने सीरियल से आगे बढ़े थे। ये वंशवाद नहीं है, वंशवाद ये है जो मैंने पहले बताया। ठीक है सर्वकमल दत्ता जी, क्योंकि पॉलिटिक्स पर आपकी बड़ी बारीक नजर है, बड़ी गहरी नजर एक तरह से रहती है हमेशा। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने को लेकर जो एक तरह से जो एक कार्रवाई है, जो एक सिस्टम के तहत एक कार्रवाई शुरू हुई, प्रक्रिया जो शुरू हुई, उसके बाद जिस तरह से पूरे मुल्क में एक चर्चा शुरू हो गई है, पूरा इशू गरमाया हुआ है, इसे कैसे देखते हैं सर्वकमल दत्ता जी? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं 2-3 सवाल पूछूंगा। हो सकता है कि वो बहुत ही तीखी सवाल हो और उनको मिर्ची लग सकता है, पर देश के हित को ध्यान में रखते हुए मेरा ये सवाल पूछना अनिवार्य है और जरूरी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का अगर मैं आकलन करूं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते, मैं मानता हूं कि अंग्रेजी में एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम लोग बी हाइव सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी की छत की सिंड्रोम कहते हैं, जिसपे आपकी रानी मक्खी तो एक होती है और बाकी जितने सारे हैं सबके सब वार्कर बी हैं। कांग्रेस का भी बिल्कुल रूपरेखा और कांग्रेस का ढांचा बिल्कुल उसी तरह का है। यहाँ पे जो रानी मक्खी है वो 10 जनपद है और 10 जनपद के जो युवराज है वो, और बाकी जितने सारे हैं सबके सब वार्कर भी है, या फिर उनको मतलब कि 10 जनपद का जो फरमान है उसको मानना है और उसको सर झुका के मन एक तरह से एक्सेप्ट करना है।
मेरा मानना है कि जिस तरह की प्रजातंत्र है हमारे देश में और लोकतंत्र जिस तरह का है, वहां पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तो मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत आवश्यकता होती है। मैं भाजपा पे क्या है नहीं इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं है उस विषय पे बाद में आऊंगा, पहले कांग्रेस के बारे में कहना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का प्रक्रिया रहा है अभी तक, आपको इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, इंदिरा जी को जब चैलेंज किया गया था उस समय इंदिरा जी ने कांग्रेस को तोड़ दिया था क्योंकि उनको वो चैलेंज मंजूर नहीं थी। सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था सब जानते हैं, जिस तरह से उनके बक्सा से लेके बटवा से लेके सारी चीजें एआईसीसी मुख्यालय से बाहर फेंकवा दिया गया था जब वो अध्यक्ष पद से हट गए थे। कांग्रेस पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो गुणगान गाती है कांग्रेस पार्टी, वो बेसिकली एक फार्सिकल चीज है और एक हॉगवाश है। वो इसलिए बताना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को क्योंकि चुनाव आयोग का निगरानी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल इलेक्शन पे, तो कहीं ना कहीं पे ये शगुफा भेजना पड़ता है कि यहां पे नॉमिनेशन हो रहा है या फिर ये बाकायदा इलेक्टोरियल प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इतिहास रहा है वहां पे कहीं ना कहीं पे एक तरह से आपकी इलेक्शन तो है ही नहीं, वो नॉमिनेशन भी नहीं है। नॉमिनेशन जैसे मैंने कहा कि वो हॉगवाश है, वो कहीं ना कहीं पे अनाउंसमेंट है, लिफाफे के माध्यम से वो अनाउंस किया जाता है और उसको सर्वसम्मति से हाँ में स्वर मिला के एक तरह से सर झुका के एक्सेप्ट किया जाता है। ना ही ये देश कोई मुगली फरमान का देश है और ना ही ये देश कोई औरंगजेब का रियासत है। ये एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेटिक देश में जो मुख्य पार्टी है, जो नेशनल पार्टीज हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसको कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि रीजनल पार्टीज में डिक्टेटरशिप हो सकती है या फिर सिंगल मैन एंटिटी हो सकता है, जैसे कि तमाम रीजनल पार्टीज है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, एआईडीएमके हो, टीडीपी हो या फिर डीएमके हो। पर राजनीतिक परिपक्ष में चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लेवल पे अगर दो इंपॉर्टेंट पार्टी अगर है या फिर दो विचारधारा अगर है, कांग्रेस या फिर भाजपा, उसको तो कम से कम ये दोनों पार्टी को कम से कम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से चलना चाहिए और एक इंटरनल डेमोक्रेसी कायम रखनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह से ताजपोशी करते हैं तो कहीं ना कहीं पे इसका मैसेज गलत जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी। यानी सर्वकमल दत्ता जी कुल मिलाकर भी कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल सर्वकमल दत्ता जी, यानी कुल मिलाकर जिस तरह से राहुल की ताजपोशी की जा रही है या जो पूरा प्रोसेस है उस पर एक तरह से आप सवाल उठा रहे हैं। प्रवचन खत्म हो गया हो तो मुझे बोलने की अनुमति नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये, दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये भी एक और छोटा सा सवाल मैं पूछ लेता हूं आदिल जी से। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि वरिष्ठ जितने सारे कांग्रेस के नेता जो पहले छोड़ के गए हैं या फिर अभी जो शहजाद पूनावाला जो बातें उठाए हैं, मेरा मानना है कि क्या इतने सारे लोग क्या मूर्ख हैं या फिर इतने सारे लोग क्या पॉलिटिकली पागल हैं क्या? इस सवाल का जवाब देंगे इस तरह से वंशवाद का आरोप लगा के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है सर्वकमल जी, आपकी बात पूरी हो गई। आदिल जी आपके पास इसका जवाब लेंगे। खालिद अनवर के पास भी जाना है और मोहम्मद अब्बास के पास भी जाना है। खालिद अनवर साहब, इसी चर्चा को अगर आगे बढ़ाएंगे कि राहुल गांधी की जो पूरी प्रतिक्रिया है, जो पूरा सिस्टम के जरिए एक जो चुनाव हो रहा है इसे इलेक्शन बताया जा रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक सदर को चुनने का जो प्रोसेस इख्तियार किया है, बिल्कुल एक कानूनी तरीका है, जो इलेक्शन कमीशन का तरीका है उस तरीके से इख्तियार किया है। जहां तक राहुल गांधी के सदारती उम्मीदवारी पर या सदर बनाए जाने पर सवालात हैं, मुझे लगता है कि ये बेजा सवालात हैं। राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह की बात की या बीजेपी के लीडरों ने जिस तरह से हमला किया, ये मुनासिब नहीं है कि आप दूसरी पार्टी के मामलात में इस तरह से हमला करें, आप उसको रजवाड़ों से जोड़ दें, आप बादशाहों से जोड़ दें। कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक प्रोसेस इख्तियार किया। आपको सिर्फ इस बात पे परेशानी है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि राहुल गांधी ने अपना पूरा कैरियर कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और राहुल गांधी के खानदान ने इस पार्टी के लिए क्या कुर्बानियां दी है। आपको याद नहीं आता है कि इस पार्टी में दूसरे भी सुदूर रहे हैं, दूसरे भी सदर चुने गए हैं, सीताराम केसरी सदर रहे हैं और बेशुमार एक लंबी लिस्ट है जो गांधी खानदान से जिनका ताल्लुक नहीं था, उन लोगों को इस पार्टी ने सदर बनाया है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेलीगेट्स की मंजूरी के साथ जो
इलेक्शन का प्रोसेस हो सकता है, पूरे प्रोसेस को इख्तियार करके उनको सदर चुना है और इसको मुल्क के मफाद में और पूरे मुल्क के मफाद में, पूरी जमहूरियत के मफाद में इसको कबूल करना चाहिए और सिर्फ इस वजह से उनको नाकारा नहीं घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मोहम्मद अब्बास साहब इस पर एक रिएक्शन आपसे भी ले लेते हैं, रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद आदिल सिंह जी आपसे जवाब जो लेना वो ब्रेक के बाद लेंगे। लेकिन मोहम्मद अब्बास जी, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से राहुल गांधी को सदर बनाने को लेकर जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है और इस पर इस तरह की चेमेगोइयां हो रही हैं? कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और चुनाव आयोग के देख रेख में वहां चुनाव हो रहा है। वो जिस तरह से चुनते हैं, कोई चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है, इस बात का किसी और पार्टी से क्या लेने देना। भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्ती करके गोवा ले जाकर प्राइम मिनिस्टर का खुद को उम्मीदवार घोषित करा लिया और आडवाणी जी बैठे रह गए, वहां जबरदस्ती हुई, तानाशाही हुई और जिस तरह से ये राजीव गांधी को पप्पू पप्पू कहकर करते थे, आज देखने में आ रहा है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जब इकट्ठा होकर गुजरात जा रहे हैं, उन्हें फोबिया हो गया, राहुल फोबिया। कभी जनेऊ की चर्चा करते हैं, कभी किसी और की चर्चा करते हैं। चर्चा होनी चाहिए विकास की। उत्तर प्रदेश में 2 लोग आए थे, अमित शाह जी और गुजरात के 2 गुजराती आए थे, तब इन कहा था कि साहब पूरे देश एक है, सारा एक है। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव गुजरात जाते हैं तो कहते हैं यूपी के लड़के। अरे लड़के क्या, उत्तर प्रदेश क्या भारत का अंग नहीं है? क्या गुजरात भारत का अंग नहीं है? जिस तरह से ये दोहरा चरित्र अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ही बात कह के अब इनके प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने कहा है उत्तराखंड के कि शैम्पू से निला दोगे तो घोड़े नहीं बनोगे। अखिलेश यादव जी ने गधे की बात करी तो गधे पे 4 दिन डिबेट चली थी। अब ये घोड़े को और गधे का जो कंपेयर कर रहे हैं, ये भाषा इनकी अच्छी है। कहने का कुल मिला के है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे जिसमें विकास, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो मेन इश्यूज हैं और जो मेन इशू है खासतौर से कि भाई एक पार्टी का दाखिली मामला है, इंटरनल मामला, उस पर दूसरे लोग चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, इस पर आएंगे। और आदिल सिंह बोपराय जी, आपसे कई तरह के सवाल किए गए, इस पर आपका जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, रिएक्शन और रद्द अमल। ब्रेक पर जाने से पहले सर्वकमल दत्ता जी ने और इसके अलावा दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने सवाल उठाए थे। खासतौर से सर्वकमल दत्ता जी ने कहा कि भाई कांग्रेस इसे डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक सिस्टम बताती है अपना, कि इलेक्शन के जरिए राहुल गांधी को इलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं है बल्कि एक तरह से सिलेक्शन हो रहा है। और इस पर हमने कहा था कि आदिल सिंह बोपराय जी से हम जवाब लेंगे। आदिल सिंह जी, क्या कुछ कहना है? आपने सुना था सर्वकमल दत्ता को? देखिए अबू भाई, आदमी एक्सपेक्ट करता है, हम सारे व्यूअर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो तो ऑब्जेक्टिविटी शो करे, पर चलो कोई बात नहीं। मैं दत्ता साहब से ये पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा प्रोसेस है? हमारा तो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहां डेलीगेट्स अपॉइंट किए जाते हैं, एक नॉमिनेशन पीरियड होता है। अगर किसी को भी अपनी नॉमिनेशन फाइल करना है, उसको पूरा हक है फाइल करने का। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त होते हैं और उसके बाद फाइनली जाके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा प्रोसेस है? बिकॉज वो डेमोक्रेसी और इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। दूसरी बात, शायद दत्ता साहब को याद नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है महाराष्ट्र से, नाना पटोले साहब, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके ये एक भाषण में कहा था कि अगर मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं कोई जवाब देना, कि मैंने मोदी जी के साथ एक मीटिंग में किसानी का मुद्दा उठाया था और मोदी साहब ने मुझे डांटा था। ये बिल्कुल बेकायदा इनके बयान हैं अखबारों में। नाना पटोले जी के जो सांसद है महाराष्ट्र से, उनके बयान है कि मोदी साहब को जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री साहब अपने पार्टी के एमपी का ही जवाब नहीं देना चाहते और उन्हें डांटते हैं, ये कहां की डेमोक्रेसी है? तीसरी बात, जो मोदी साहब के मेंटोर्स थे, आडवाणी साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, मुरली मनोहर जोशी, जो उनके मेंटोर्स थे, उनको इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और कंपल्सरीली रिटायर कर दिया है। वो बताइए,
उसके बारे दत्ता साहब का क्या कहना है? वो कोई डेमोक्रेसी है या तानाशाही है? जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब कहते हैं कि ये 1.5 मैन पार्टी है, 2.5 मैन पार्टी है, वो बताएं वो क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बड़े पुराने सांसद रहे हैं। उन्होंने यह कहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही ये 2.5 मैन पार्टी है, 1.5 मैन पार्टी है। सो दत्ता साहब को मैं एक्सपेक्ट करता हूं, बुजुर्ग हैं, कि वो थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी शो करें। ऐसे डेलीगेट्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके बाद फाइनली कंक्लूड किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अबू भाई ये ध्यान भटकाना चाहती है देश के असली मुद्दों से। बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, पेट्रोल की कीमतों का मुद्दा ले लीजिए। मोदी साहब अपने भाषण में ये क्यों नहीं बताते देश को कि मैं पेट्रोल की कीमतें कम करूंगा, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आधे हैं? मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि मैं देश को रोजगार दूंगा? इनका अपना वादा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। देखिए, इनका भाषण ही इनका शासन है। मैं रिपीट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे देश की यह दुविधा है कि जो मोदी साहब है और पूरी बीजेपी है, इनका भाषण ही इनका शासन है। काम जमीन पे कुछ हो नहीं रहा, लोगों को भटकाया जा रहा है, असली मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने का पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। मनीष शुक्ला जी, क्या सच्चाई यही है जो आदिल सिंह बोपाराय बता रहे हैं? देखिए, आदिल सिंह बोकाराय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल सकते हैं? बोलेंगे तो शहजाद पूनावाला बन जाएंगे। महाराष्ट्र के एक सांसद की बात इनको याद है, महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव शहजाद पूनावाला की बात ये नहीं बता रहे हैं जनता को क्या कहना चाहते हैं। और अबू साहब, मेरा आपसे भी सवाल है, ये बताइए क्या आपको नहीं पता था कि सोनिया जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बनेगा? अगर आपको नहीं पता है तो आनंद शर्मा जी से पूछ लीजिए। अभी वो आप बाइक चला रहे हैं, उन्होंने कहा हमने 4 साल पहले तय कर दिया था अध्यक्ष बनेंगे। तो ये ढोंग और नाटक क्यों? जनता को क्यों भ्रमित करना चाहते हैं? ताजपोशी आप करते, आप कर दीजिए, हमको क्या आपत्ति है? पंडित नेहरू जी के पास इंदिरा जी ही बनेंगी, ये तो तय था ना। इंदिरा जी के पास राजीव गांधी बनेंगे या संजय जी बनेंगे, तय था। राजीव गांधी जी के पास सोनिया जी बनी, सोनिया जी के पास राहुल गांधी बने। अभी कितने एग्जाम्पल मैंने बता दूं। और सीताराम केसरी जी की बात अभी चर्चा कर रहे थे, एक पत्रकार आपने बैठाया है। मैं भी कहना चाहता हूं कि हमको तो लग रहे थे कि आदिल साहब से ज्यादा अच्छी तरह से वो पक्ष रख रहे थे कांग्रेस का। सीताराम केसरी जी का नाम ले रहे थे। सीताराम केसरी जी अध्यक्ष किस परिस्थितियों में बने थे? सोनिया जी उस समय राजनीति में नहीं आई थी, वैकुंठा बने थे। जब सोनिया जी को आना हुआ, 125 सीट के आसपास कांग्रेस थी। कांग्रेस के नेताओं ने लिखा कि कांग्रेस 125 तक चली गई, डूब गई कांग्रेस, इनको हटा देना चाहिए। जब वो नहीं हटे तो उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया कांग्रेस के दफ्तर से। और आज 44 सीट पर आ गई। किसी कांग्रेस की हिम्मत पड़ रही है कि वो लिख दे 125 सीट पे, तो आपने कांग्रेस के अध्यक्ष को उठा के बाहर फेंकवा दिया। और 44 सीट पर आज कांग्रेस है। तो कम से कम जो निष्पक्ष लोग बैठे वो निष्पक्षता का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, सर्वकमल दत्ता जी, आपका रिएक्शन। मैं जो भी सवाल पूछता हूं या फिर जो भी सवाल करता हूं, मैं अपने अनुभव से और अपने कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूं, तथ्यों के आधार पे बोलता हूं। बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करता हूं, कोई भी डिबेट अगर क्यों ना हो। एविडेंस के हिसाब से ही मैं बात करता हूं। सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भाजपा के अंदर क्या है क्या नहीं है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो शायद आदिल जी अगर थोड़ा सा कृपया करके अगर सुनते तो शायद उनको इतनी मिर्ची नहीं लगती चीजों को लेके। भाजपा में तमाम जितने सारी चीजें हैं, भाजपा में भी तमाम चीजें अच्छी नहीं है या फिर सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे यशवंत सिन्हा ने जो बात रखी थी डिमोनेटाइजेशन को लेके, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने जो लगातार बातें कह रही है, या फिर आडवाणी जी ने जो बीच बीच में अपने ब्लॉग पे लिखा है, वो सब भी कहीं ना कहीं पे सीरियस इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। उन सब चीजों पे भी भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और देना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी अगर वरिष्ठ नेता अगर सवाल उठाते हैं या फिर कोई भी देश के नागरिक अगर सवाल उठाते हैं, तो सरकार से भी अगर सवाल उठाते हैं या फिर भाजपा से भी उठाते हैं, कहीं ना कहीं पे नैतिकता के आधार पे और नैतिक आधार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को उन सब चीजों पे जवाब देने की आवश्यकता है और जवाब देना चाहिए। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि मैं एक सवाल आदिल जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे उस बात का जवाब नहीं दिया था। इंदिरा जी ने, इन्होंने तानाशाही की बात की है भाजपा के अंदर। मैं मान लेता हूं कि ठीक है भाजपा में तानाशाही है, पर क्या कांग्रेस में तानाशाही नहीं है? इंदिरा जी का वो फेमस बयान आप याद कीजिएगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो क्या था? वो क्या तानाशाही नहीं था? जब इंदिरा जी को जब चुनौती दिया गया था, इंदिरा जी ने कांग्रेस को क्यों तोड़ा था?
वो तानाशाही नहीं था, वो क्या डेमोक्रेसी था या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस था? वो इन सब चीजों का तो जवाब देना कांग्रेस। दूसरी बात यहां पे ये भी आती है कि इनके जितने सारे दिग्गज नेता है, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, जयंती नटराजन हो, अजीत जोगी हो, एसएम कृष्णा हो, तमाम ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है जो पूरा अपना जीवन कांग्रेस में दे चुका है, पर जब निकले हैं कहीं ना कहीं पे पक्षपात की चीजों को सामने लाके और तानाशाही और परिवारवाद को सामने लाके निकला है। जो कल के डेट में जो पुराने जनरेशन के लोग जो बाहर गए हैं कांग्रेस से इतने साल अपना पूरा जीवन देने के बाद, उसके बाद परिवारवाद का आरोप लगा के निकले हैं कांग्रेस से, वही चीज आज यंग जनरेशन के लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो शहजाद पूनावाला हो या फिर और कोई आगे जाके अगर होता है, उसको मैं रूल आउट नहीं करता हूं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं पे ये सब चीजों पे तो जवाब देना पड़ेगा और देनी चाहिए। अगर नहीं दे रही है जवाब तो कांग्रेस अपनी खुद के गिरिबान में झांक के देखे। और कहीं ना कहीं पे एक कानून में एक कहावत है कि जो गिल्टी होता है वही कल्पेबल होता है, और गिल्टी ही हमेशा कल्पेबल होता है और वो कभी भी जवाब नहीं देता है। सर कमल दत्ता जी, आपके बयान पर कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं मोहम्मद अब्बास? ये सब चीजों पे जी जवाब देने की आवश्यकता है। जी अब्बास जी, आपका रिएक्शन? देखिए कमल दत्ता जी जिस प्रकार से घेराबंदी कर रहे हैं और उससे लगता नहीं कि निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है, ये भी निकालने की बात कर रहे हैं। एक शेर है शायर का, और अडवाणी जी की नजर करता हूं। भाजपा को भी तो मैंने घेराबंदी किया है, तो निष्पक्षता नहीं है। मैं आपसे रबर स्टंप लूं क्या निष्पक्षता की? आपसे रबर स्टंप लूं मैं निष्पक्षता की, और आपसे रबर स्टंप लेके मैं अपना पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं। वेटिंग में थे सर कमल दत्ता जी, सुन लीजिए, आएंगे आपके पास। मैं आपको, आपने कहा ना अभी मैं आपको वो नहीं करा, लेकिन बार बार एक को क्रिटिसाइज करना, एक आदमी को क्रिटिसाइज करना, कांग्रेस में कांग्रेस के बारे कौन है जो राहुल गांधी क्या बने, राहुल गांधी क्या नहीं करा? गुजरात का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि बता नहीं रहे, अपना काम बता नहीं रहे। 50 लाख घर क्यों नहीं बता रहे? गुजरात में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, क्यों ये नहीं बता रहे? गुजरात मॉडल का पूरे देश में डंका बजा रहे थे। भाजपा ने तो नहीं कहा ना, बीजेपी ने नहीं कहा कि राहुल अपना काम बताइए ना। राहुल गांधी बीजेपी ने नहीं कहा कि आप सोमनाथ में जाके परिक्रमा कीजिए, बीजेपी ने नहीं कहा कि आप अपने सब पार्टी में होगा, परिवार से हो रहा है। अरे संघ परिवार के अलावा उसके बारे में किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखाइए ना। वो नहीं मांगा है, क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है। राहुल जी खुद क्लैरिफिकेशन दे रहे, मणिशंकर अय्यर खुद कह रहे कि ये मुगल रियासत का परंपरा है। क्यों नहीं मांगा? रोज ब्लॉग सारे, रोज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जवाब आ रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि साहब हम तो पहले ऑलरेडी प्रधानमंत्री पसंद नहीं, ये ब्लॉग चला ट्विटर पे, ये सोशल मीडिया पे चला रहा है। कांग्रेस की विपक्ष है, वो अगर टिप्पणी करती है तो कौन सा गलत कर दिया है? मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी खुद दे रही है ना। भारतीय जनता पार्टी साहब, आप राफेल स्कैम के बारे में भी बता दीजिए, आपका काफी अनुभव रहा है, बता दीजिए। विकास के मुद्दों से जिससे देश को विश्व नेतृत्व करना है, देश को जिससे आगे बढ़ना है, उसकी राजनीति ही नहीं करते, एन कहने परकड़ों को लेकर मुद्दे को उठाइए, लोगों को गुमराह करते हैं। लोग विकास के मुद्दे को और गुजरात मॉडल पे प्रहार कीजिएगा, गुजरात मॉडल को लेकर कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कीजिएगा, उस पे आप अपना पक्ष को सार्वजनिक करने कौन दे रहा है? अब गुजरात मॉडल की जिक्र नहीं करते, मुद्दा सब यूपी के लड़के आ गए। ठीक है सर कमल दत्ता जी और मोहम्मद अब्बास जी, लोकसभा की, ठीक है अबू भाई, कितना अपमान करेंगे नरेंद्र मोदी यूपी का? बिल्कुल अब्बास जी, आपकी बात पूरी हो गई। अब्बास जी बात पूरी हो गई जी। आदिल जी, मैया है, आदिल सिंह जी, मैं तो गुजरात का बेटा हूं। आदिल सिंह जी, आपका रिएक्शन फिर खालिद अनवर के पास भी जाना है जी। ठीक है अब्बास जी, बात पूरी हो गई। स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ठीक है जी आदिल जी। देखिए अबू भाई, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दत्ता साहब थोड़ी इंडिपेंडेंस शो करें। ये भारतीय जनता पार्टी की तो बताइए जो तानाशाही चल रही है। यशवंत सिन्हा साहब ने कहा है कि जय शाह वाले केस में इंक्वायरी होनी चाहिए। पैनामा गेट में कोई इंक्वायरी हुई है? शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कितने मुद्दों को फ्लैग किया है? भारतीय जनता पार्टी या मोदी साहब उनकी बात सुनती हैं? मार्गदर्शक मंडल तो इन्होंने बना दिया है, पर मार्गदर्शक के जो सदस्य हैं, जो इन्हें बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो तो होता नहीं।
जो अमित शाह जी कहते हैं या जो मोदी साहब कहते हैं वो हो रहा है। सो भारतीय जनता पार्टी आज सिनोनिमस हो गई है मोदी साहब और अमित शाह जी से। ये इनका इंटरनल मामला है, इस पे मैं वैसे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी एक किस्म से ऑटोक्रेटिक पार्टी बन गई है और दत्ता साहब को इस पे भी थोड़ा इलैबोरेट करना चाहिए। वो नहीं कर रहे फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। पर देखिए आपको समझना चाहिए अबू भाई, ये सारा इनका रणनीति ये है कि जो इनकी जो फेलियर्स है उससे इनका ध्यान भटकाने का। आप समझिए, आप इनकी रणनीति समझिए। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते मोदी जी। सब चीजों पे आज नहीं चलिए दत्ता साहब सुन लीजिए, कृपया आपके प्रवचन के समय मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। अबू भाई आपको इंटरव्यू करना चाहिए। दत्ता जी, सर्वकमल दत्ता जी, चलिए मैं जवाब दे दूं, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? सर्वकमल दत्ता जी आएंगे आपके पास, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अबू भाई ऐसे डिबेट आगे नहीं चल सकता। सर्वकमल दत्ता जी सुन लीजिए, आएंगे दत्ता साहब बोलने दीजिए। देखिए टाइम कम है, बहुत प्रवक्ता की तरह बिल्कुल कम शब्दों में अपना जवाब दीजिए। ये विकास बात पूरी कर लीजिए। मोदी देखिए विकास, देखिए मोदी जी गुजरात जाते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर रहे। जो लाखों में हमारे व्यापारी भाई, किसान भाई सड़कों पे आए थे, ये तो आपके रिपोर्टर्स ने भी कवर किया था, उनके बारे बात नहीं कर रहे। गुजरात आज 18th पोजीशन पे है लिटरेसी पे, 21st पोजीशन पे है मैल न्यूट्रिशन पे, बेरोजगारी, इस पे कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, इसका जवाब मनीष जी बात कर रहे हैं। ठीक है, रफाइल स्कैम के बारे में बताइए, जो आपने HAL को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया उसके बारे नहीं बताना चाहते। ठीक है आदिल जी, बात पूरी हो गई। मनीष जी इसका जवाब दे दीजिए, आप कुछ कह रहे हैं कि ये साजिश है। मनीष शुक्ला जी, आदिल जी बात पूरी हो गई आपकी। अबू जी जी, आज आपने डिबेट लिया था कि राहुल गांधी जी की ताजपोशी। अगर आदिल साहब मान लेते कि ताजपोशी का मामला है, चुनाव का मामला नहीं, तो डिबेट बढ़ सकती थी। दूसरा जो इशू आज उठा रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, कल उस पर एक इशू पे आप डिबेट करा लीजिए, बिल्कुल, भी हम लोग सारा जवाब दे देंगे। बिल्कुल। तीसरी बात, दत्ता साहब ने जो वंशवाद पे प्रहार किया, उससे हमको लगता है कि अब बात साथ, चूंकि समाजवादी पार्टी से आते हैं जहां खुद वहां भी वंशवाद की अमरबेल फल फूल रही है, इसलिए उनके तीर उनके सीने पे लगा है, इसलिए वो भी बौखला गए हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि अभी आदिल साहब ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने ऐसा नहीं कहा है, उनका ये बयान नहीं है। मैं आप अपने कैमरामैन से कहिए तो मैं वो बयान दिखा दूं आदिल साहब को कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा कि जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। अपने कैमरामैन से कहिए तो मैं इसको दिखा सकता हूं उस बयान को जिसको मणिशंकर अय्यर ने कहा। तो ये झूठ प्रपंच कांग्रेस बंद करे, ताजपोशी करती है, उनका इंटरनल मामला मान लें कि हम वंशवाद की अमरबेल को फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, फुलाएंगे। ठीक है। खालिद अनवर, बहुत देर से आपको इंतजार हम करा रहे हैं। जिस तरह से मुल्क में साहब और अनुराग ठाकुर साहब क्या है, आदिल सिंह और वसुंधरा राजे जी क्या हैं, इनके बारे में टिप्पणी करते नहीं। आदिल सिंह जी आते हैं आपके पास आते हैं। खालिद अनवर से बहुत देर से हमने सवाल नहीं लिया है। देखिए ठीक है, खालिद अनवर साहब सवाल अब ये उठता है कि मुल्क में जिस तरह से सियासी पार्टियों में कुंभा परवरी चल रही है या जिस तरह से डायनेस्टिक जो सिस्टम है चल रहा है, परिवारवाद जिसे कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं जो सियासी पार्टियां हैं उनके अंदर इस सिस्टम को आप? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये बहुत सही सवाल किया आपने कि इस मुल्क में खानदानी सियासत या वंशवाद जो चल रहा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे बार बार बहस होनी चाहिए। मैं पहले से इस बात का कायल रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था और खुद बीजेपी के कई लीडरों ने अपने बेटों को टिकट दिलवाया, उस वक्त भी मैंने इस बात की हिमायत की थी कि किसी का बेटा होना ये जुर्म नहीं है कि आप उसको टिकट न दें, उसकी काबिलियत राहुल गांधी जी और ये वंशवाद पे तो बात होनी चाहिए और लोग खुल के बात करें कि क्या ये वंशवाद सही है या नहीं है, जिसकी जो राय है वो रखें। लेकिन जहां तक बात है कि राहुल गांधी का, देखिए आप राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सदर चुने जाने पे बात कर रहे हैं, वजीर आजम ने, देखिए मनीष शुक्ला जी, मैं बीजेपी में भी जो वंशवाद है या कांग्रेस में है या दूसरी पार्टी, इस पे बिल्कुल खुली बहस होनी चाहिए कि ये सही है या नहीं है, और हर आदमी की अलग अलग राय हो सकती है। मेरी ये राय रही है कि अगर किसी का बेटा है और वो काबिल है तो उसको बनाया जाना चाहिए, ये मेरी राय रही है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए आप देखिए कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है, इसके प्रदेश सचिव कितने होते हैं। आप प्रदेश सचिव की अगर लिस्ट तैयार करने लगी तो हजारों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव होते हैं। लेकिन एक प्रदेश सचिव के बयान को लेकर के वजीर आजम, जिनको मैं बहुत हसास आदमी मानता हूं, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट आदमी मानता हूं, हमारे वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे,
वो अगर उस एक प्रदेश राहुल गांधी जी की के बारे में बात को कुछ लेकर बता दीजिए साहब। के तकरीर आज करने डिबेट लगे की और राहुल इशू गांधी पे पे उस पे हमला एक शब्द करने बोल लगे दीजिए। और ये एक कहें कि शब्द राहुल अगर गांधी आपने जमानत पे पत्रकार है, से तो भाई अगर आप आप इस सवाल का जवाब सुनने के लिए आपको तैयार खालिद रहना अनवर साहब, चाहिए कि आपके खालिद सदर क्या अनवर, जमानत पे नहीं है, खालिद कि अनवर, आपके सदर के ऊपर बेशुमार इल्जामात नहीं लगे। खालिद अनवर, अगर आप ये कहते हैं कि 10 जनपद ये तय करता है कि कौन होगा सदर, खालिद देखिए हर पार्टी में एक सेंटर होता है जहां से ये तय किया जाता है। खालिद अनवर जानते हैं कि जी, खालिद अनवर जी, मनीष शुक्ला की शिकायत है कि आप राहुल गांधी का या अखिलेश यादव का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, बीजेपी में जो आजकल इंटरनल डेमोक्रेसी पैदा हुई है कुछ दिनों से, वो उसकी तारीफ की जानी चाहिए और पार्टियां और ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी अपनी पार्टियों के अंदर लाएं, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। खालिद अनवर मुझे सुन पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी पे आप निशाना खालिद अनवर जी, जमानती है, इसको बना दिया, ये है शाही तरीके से ला रहे हैं आप। ठीक है, आपको गुजरात में इलेक्शन को पोलराइज करना, खालिद अनवर जी की बातें करनी, खालिद अनवर जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और दोनों पार्टियां मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी, कर रही हैं, करेंगी। इन पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी और आई, इसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो सदर बनने जा रहे हैं, खालिद अनवर जी, ठीक है आप ठीक है खालिद अनवर जी, मनीष शुक्ला को आपसे शिकायत है कि भाई राहुल गांधी या अखिलेश यादव का आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं अपने इस पूरे बयान में? पूरे डिबेट में आपने उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया है? नहीं, उनका नाम चूंकि सब लोग ले रहे हैं, मैं बगैर नाम लिए भी उनका नाम लिया जा सकता है जी। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव हैं या राहुल, मैं ये कह रहा हूं कि इस पे एक डिबेट, एक मुकम्मल डिबेट की जरूरत है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का सदर अगर राहुल गांधी बनाए जा रहे हैं तो आप उनके ऊपर ये कह दें कि जमानती हैं, उनको ये कह दें कि बादशाहों की तरह जो है ना सल्तनत सौंपी, ये मुनासिब नहीं है। आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको पूरी दुनिया सुन रही है भाई, आप आपको बहुत सिंसियरली बयान देना चाहिए एक बड़ी पार्टी के बारे में, वो पार्टी के बारे में जो बहुत दिनों तक इस मुल्क पे रूल कर चुकी है, हो सकता है आगे भी रूल करे। आपको उस पार्टी के बारे में सोच समझ के बयान देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं 50,000 के जमानती नहीं है, ये सत्य नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलिए आप बताइए, तड़ीपार भी रहे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल का जवाब दिया जा सकता है। कौन रहे हुए हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के लोग देंगे, बुरा लगेगा ना आपको। मैं नहीं दे रहा हूं, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे। अगर राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं, आप बताइए तो सही साहब कौन है? ठीक है, देखिए टाइम कम है। मनीष शुक्ला जी, खालिद अनवर, आदिल सिंह जी, टाइम कम है। मोहम्मद अब्बास जी गुजरात से, ठीक है, खामोश हो जाइए। लोग निकल के आएंगे, आप खोलिए गूगल। ठीक है, मोहम्मद अब्बास जी खामोश हो जाइए। सवाल अब ये उठता है, आदिल सिंह बोपराय जी आपके पास आना चाहेंगे कि भाई जिस तरह से आवाजें उठी हैं राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर, जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, क्या ये अच्छा होता कि कांग्रेस में दूसरे लोग भी, जो दूसरे कैंडिडेट भी होते राहुल गांधी के मुकाबले में, और बाकायदा जो एक सिस्टम है जो डेमोक्रेटिक या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जिसे कांग्रेस बार बार कहती है, उस सिस्टम के तहत इलेक्शन होते और भी कैंडिडेट होते राहुल गांधी के सामने, पहले से पूरा प्रोसेस चलता, उस तरह से अगर चुनाव होते तो वाकई में क्या जो आज ये चर्चाएं हो रही हैं, चेमे गोइयां हो रही हैं, रिएक्शन और रद्दअमल आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो शायद ये सब कुछ या ये दिन कांग्रेस को देखना नहीं पड़ता। आदिल जी, देखिए अबू भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज वो घबराते हैं राहुल जी। नहीं आदिल जी देखिए, आपकी ही पार्टी से आवाज उठ रही है। अगर शहजाद पूनावाला, नहीं मेरी बात तो सुनिए, कौन उठा रहा है? बताइए तो सही, नाम बताइए व्यक्ति का, कौन उठा रहा है? आप बताइए। शहजाद पूनावाला जिसका आपने नाम लिया ना भाई, तो उसने आज तक एक कॉर्पोरेटर, एक पंचायत की, एक पंच की इलेक्शन नहीं लड़ी। तो शहजाद पूनावाला ने आज तक कोई पंचायत की इलेक्शन भी लड़ी है? आप बताइए। शहजाद जो बोलना चाहता है बोली जाए, उससे कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो डेलीगेट तक नहीं था, आज तक एक पंचायत की, एक सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़ी और उसे आप नेशनल मीडिया पे प्ले कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। और बताइए कहां कोई डिसएग्रीमेंट है? पूरी कांग्रेस पार्टी। आदिल जी मेरा सवाल यह है, आदिल जी कांग्रेस पार्टी, मेरा सवाल यह है कि शहजाद ने जो सवाल उठाया है वो जायज है या नहीं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? नहीं है कौन शहजाद, है कौन शहजाद? भाई साहब, आप शहजाद कोई विधायक है, कोई शहजाद कोई सांसद है? आज तक भाई अगर आपके पार्टी का एक मेंबर है तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए ना अबू भाई।
अगर आपकी एक पार्टी का छोटा सा अदना सा नहीं, मेरी बात भी सुनिए, है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। बीजेपी के कहे पे कर रहा है, आप समझिए, वो बीजेपी के कहे पे कर रहा है। चलिए ये अच्छा पॉइंट दिया भाई, ये सारा गुजरात के इलेक्शनों के आप इसको जोड़िए, वो बीजेपी के कहे पे कह रहा है, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? उससे पूछिए आपने, उसने कभी आज तक कोई पंचायत की इलेक्शन भी लड़ी है? ठीक है सर, कमल आप बताइए, जय भाई के बारे बताइए, शुक्ला साहब, रफाइल डील के बारे बताइए, इंडिया फाउंडेशन के बारे बताइए, बोइंग से पैसा आ रहा है बताइए उसके बारे। आदिल जी, आप रफाइल के बारे तो बताइए थोड़ा, आप सुन लीजिए ना, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाहर निकाल दिया, देखिए फिर डिबेट टाइम निकला जा रहा है, टिप्पणी टाइम निकला जा रहा है, 10 मिनट और बचे। गुजरात पेट्रो स्कैम के बारे बताइए, पैनामा स्कैम के बारे बताइए, किसानों का श्रीजन स्कैम के बारे बताइए, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये तमाम चीजों को लेके ईटीवी आगे जाके कोई प्रोग्राम रखे और उस पर मुझे इन्वाइट करे, मैं जरूर भाजपा से इन सब चीजों पर सवाल पूछूंगा और वो पूछना मेरे लिए उचित है, कहीं ना कहीं पे उचित है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं सवाल जरूर पूछूंगा। ठीक है सर, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि आज राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर मुद्दा है। ठीक है, शहजाद पूनावाला कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई चुनाव पे वो खड़े नहीं हुए। क्या असम के मुख्यमंत्री जो भाजपा में शामिल हो गए बाद में, या फिर राव इंद्रजीत, या फिर आपके एसएम कृष्णा, या फिर अजीत जोगी, या फिर कृष्णा तीरथ, ये जो तमाम जितना सारा लंबा लिस्ट है, वो सबके सब तो कांग्रेस के कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़े थे, चुनाव भी जीते थे। उसके बाद इनकेपेबल लीडरशिप को लेके और परिवारवाद को लेके उन लोगों ने कांग्रेस क्यों छोड़ा और छोड़ के क्यों दूसरे पार्टी का दामन थामे हैं? इस चीज का जवाब दीजिए ना। आज कोई आइसोलेटेड वॉइस नहीं है शहजाद पूनावाला का, या फिर शहजाद पूनावाला प्रथम व्यक्ति नहीं है जिसने परिवारवाद के बारे में या फिर इनकेपेबल लीडरशिप के बारे में मुद्दा नहीं उठाया है। इससे पहले आपके बहुत सारे दिग्गज नेता, बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो जिन लोगों ने पूरा जीवन दे दिया था कांग्रेस में और लगातार चुनाव जीते, वो लोग भी इन सब चीजों का आरोप लगा के आपके पार्टी का दामन छोड़ के दूसरे पार्टी में जाके शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं पे ये सच्चाई तो है ना। आदि 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। सबके अंधे हैं या फिर बहरे हैं कि उनको समझ में नहीं आता, या फिर उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। बात आपकी पूरी हो गई है। एक मिनट। जी आदिल जी, देखिए अबू भाई आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई लीडर को सत्ता की लालच है और जब कांग्रेस पार्टी पावर से बाहर चले जाती है और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, इसका तो उनके अपने पे उनका अपना कैरेक्टर शो करता है। उनको सत्ता की लालच है, इसीलिए वो उधर चले गए। मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, मोदी जी ने आरोप लगाया था, मंच से आरोप लगाया था मुकुल रॉय के खिलाफ शारदा स्कैम में, और उसी मुकुल रॉय को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। सुखराम पे इन्होंने आरोप लगाए थे, सुखराम और सुखराम के लड़के को, उसी सुखराम को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया है। हेमंता शर्मा पे मोदी साहब ने और अमित शाह ने असम में जाके 2013 पे आरोप लगाए थे, उसी हेमंता शर्मा को इन्होंने पार्टी में लिया है। सो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो डी फैक्टो प्रवक्ता हैं वो हमें प्रिंसिपल्स के बारे ना बताएं। और वंशवाद की बात करनी है तो प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर की बात करिए, दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे मैडम की बात करिए, रमन सिंह और उनके सुपुत्र की बात करिए, सर्वेश वर्मा और साहिब सिंह वर्मा की बात करिए, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, ठाकरे, बादल, सईद, इनकी बात करिए। पर आपके पार्टी के वंशवाद के बारे में करिए, बात तो करिए आप तो भारतीय जनता पार्टी की डिफैक्टो प्रवक्ता बने हुए हैं दत्ता साहब। लालच के चलते छोड़ के गए थे। दत्ता जी, इसका जवाब मनीष शुक्ला से ले लेते हैं। छोड़ के गए थे, या फिर आपके पार्टी के अंदर वंशवाद है, परिवारवाद है, वो बुनियादी मुद्दा था जिसके तो आपने मुकुल रॉय को जिसके खिलाफ आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको अपनी पार्टी पे लिया, इसका क्या मतलब है? मोदी साहब ने आरोप लगाया था मुकुल रॉय पे, सुखराम जो कन्विक्टेड करप्शन के लिए, उसे पार्टी में लिया है आपने। इतना सारा लंबा लिस्ट किया, वो लोग के अंधे बहरे थे। आप बताइए, मुकुल रॉय के बारे में बताइए, मोदी जी ने आप आरोप लगाए थे। ठीक है, देखिए अब टाइम बहुत और जो 2 मिनट हमारे पास टाइम बचा है कि कैंसर कार्मिक कारणों की वजह से होता है, उसके बारे में बताएं दत्ता साहब, उनके साथ सहमत है? ठीक है, आप सीधा वे में जवाब दीजिए ना। जो सवाल मैंने आपको पूछा है उसके बारे में सीधा वे में जवाब दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? राज्य और कहां की बात पूरी हो गई आप लोगों की। सीधा में जवाब दीजिएगा। देखिए टाइम कम बचा है। खालिद अनवर आपके पास आना चाहेंगे। खालिद अनवर आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में जिस तरह से खानदानी या परिवारवाद जो चल रहा है, कुंभा परवरी जो चल रही है, अगर ये चीज कांग्रेस में ना होती तो क्या पार्टी की छवि और अच्छी होती?
खालिद अनवर। देखिए किसी भी पार्टी के लिए, ये कांग्रेस के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के लिए एक कुछ लोगों की राय ये होती है कि कुंभा परवरी नहीं होनी चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की राय होती है कि अगर काबिल लोग हैं तो वंशवाद या अपने वारिस को या अपने बेटे को बनाने में कोई हर्ज नहीं, ये अलग, ये हर पार्टी के बारे में ये बात लागू होती है। लेकिन देखिए अबू हुरैरा साहब, बात बुनियादी क्या है कि राहुल गांधी पे जो सवालात खड़े किए जा रहे हैं, उनके कैरेक्टर पे, उनके वंश पे सवाल खड़ा करना ये बिल्कुल मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आप उनकी काबिलियत पे सवाल कीजिए। मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई उनके जमाने में कांग्रेस 44 पार्टी पे आ गई, 44 सीट पे आ गई, इस पे सवालात किए जा सकते हैं। उनके जमाने में कांग्रेस पार्टी ने क्या परफॉर्मेंस किया है, इस पे सवालात किए जा सकते हैं। उनके जमाने में कांग्रेस पार्टी कितनी फैली है, कितनी सिकुड़ी, इस पे सवालात किए जा सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कैरेक्टर पे, उनके खानदान पे, आपने राहुल गांधी को नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे सवालात खड़े कर दिए, आपने इंदिरा गांधी पे सवालात खड़े कर दिए, आपने राजीव गांधी पे सवालात खड़े कर दिए। ये ठीक नहीं है। आप एक कांग्रेस पार्टी के सदर के चुनाव के मुतालिक बात कर रहे हैं और उसके मुतालिक, सदर के मुतालिक, उसकी सलाहियत के मुतालिक, आखिरी कमेंट मनीष शुक्ला से ले लेते हैं, उसका नजरियात क्या, उसके मुतालिक बात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। जैसे एक सेकंड अबू हुरैरा साहब, जैसे अरुण जेटली जी ने एक बात की, बहुत अच्छी बात कही परसों उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, जब बीजेपी मौजूद है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ये एक अच्छी बात है। इस तरह से बात होनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद अब्बास जी आप जवाब दीजिए, फिर मनीष शुक्ला के पास जाएंगे, लास्ट कमेंट लेंगे। जी मोहम्मद अब्बास जी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे के आंगन में झांकने का काम करिए, बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो यह करना चाहिए था कि चुनाव आयोग से ये फार्मूला जारी कर देते कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी ईवीएम से होगा, तो शायद इन्हें लाभ मिल जाता। एन कैन प्रकरण करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है मनीष शुक्ला जी, अब टाइम बहुत कम है, 15 सेकंड में जवाब दे दीजिए। होने जा रहा है मनीष शुक्ला जी खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मिलकर कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं और परिणाम बता देंगे कि गुजरात मॉडल देश में क्या था। ठीक है मनीष शुक्ला जी जी। वंशवाद के तीर से कांग्रेस और सपा दोनों घायल है, इसलिए अब्बास साहब का बौखलाना लाजमी है। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैंने सवाल पंडित नेहरू और इंदिरा जी पे उनकी काबिलियत, नौजवान पसंद नहीं आ रहे हैं। मोदी जी कहते थे युवा पीढ़ी है, अब ये 40 पार के लोग हैं, 60 पार के लोग सोच रहे हैं ना। पंडित नेहरू जी के पास भविष्य है, अखिलेश राहुल गांधी भविष्य है इसका। इंदिरा जी के बाद देखिए ना, देखिए तो नौजवान है, नौजवान जी की जवानी चलती है। जाहिर सी बात है, सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी से आने से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, या जो वंशवाद, कुंभा परवरी की बात चल रही है, इससे पार्टी को मुस्तकबिल में नुकसान होगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिल जी, सर्वकमल दत्ता जी, खालिद अनवर, मनीष शुक्ला और मोहम्मद अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर फिर किसी बड़े इशू के साथ इसी वक्त आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।